औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जो हम अपने लेक्चर्स को आगे लेके जाते जा रहे हैं, हम अपना कॉर्पोरेट लॉ का सफ़र आगे बढ़ता जा रहा है। हमने डिफरेंट इसके सेगमेंट्स पढ़े हैं, डिफरेंट पार्ट्स पढ़े हैं। हमने इसका एलिमेंट्री पार्ट पढ़ा कॉर्पोरेट लॉ का, फिर हम इसके शेयर कैपिटल की तरफ आए जिसको मैं कहती थी कि द ब्रेन ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। उसके बाद हमने देखा कि अबाउट द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज़, उसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े। इसके साथ साथ हमने अकाउंट्स का पढ़ा, कंपनी के अकाउंट्स का, मीटिंग्स का, रेजोल्यूशंस का। Today's topic is about the winding up of companies, dissolution of companies, यानी इसको उर्दू में कहते हैं कंपनी की तहलील, कंपनी का एक किस्म से खात्मा। ये जो कंपनी की वाइंडिंग अप का जो प्रोसेस होता है, ये इतना मुख्तसर नहीं होता। ये एक पूरे प्रोसेस के तहत कंपनीज डिसॉल्व होती हैं। वो क्या प्रोसेस होता है, यानी वाइंडिंग अप एक कंपनी की कैसे होती है, किन मराहिल से कंपनीज को गुजरना पड़ता है। हमें तो ऐसे ही लगता है कि वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी या डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी सो सिंपल, कंपनी है जी, शुरू हुई है, काम करिए और काम खत्म कर देगी। नो, वाइंडिंग अप का अपना एक प्रोसेस होता है। द कंपनीज विल हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। For the winding up of a company, the company will have to appoint a person named as liquidator. Liquidator कौन होता है, उसके ज़िम्मे क्या काम होते हैं, वो क्या क्या का इख्तियारात का या किन कामों का मजाज होता है, what are the powers and duties of a liquidator, ये हम आज के इस टॉपिक में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि वाइंडिंग अप या डिसोल्यूशन ऑफ कंपनीज क्या चीज़ है। What is the winding up of companies? Winding up of companies को हम simply ये भी कह सकते हैं कि when the company's life comes into an end, this is also termed as the liquidation of company. यानी कंपनी जब dissolve होती है उसको हम कहते हैं the winding up of the company. So keep this thing in your mind कि कंपनी की dissolution कंपनी खुद भी करती है, यानी वॉलंटरली वाइंडिंग अप। कंपनी एक खास मुद्दत के लिए बनी थी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट पीरियड, दैट पर्टिकुलर पीरियड, नाउ द कंपनी इज गोइंग टू वाइंड अप। अब उसने वाइंड अप करना है, वो प्रॉपर एक द कंपनी विल फॉलो द वाइंडिंग अप प्रोसीजर, द कंपनी विल अपॉइंट द लिक्विडेटर और उसके बाद कंपनी की वाइंडिंग अप होगी। ये तो होती है वॉलंटरली वाइंडिंग अप। एक दूसरी वाइंडिंग अप होती है जो कि कंपनी को बजरिए कोर्ट वाइंडिंग अप का ऑर्डर मिलता है, यानी द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, कंपनी की तहलील, कंपनी का खात्मा अदालत के हुक्म पर। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की वाइंडिंग अप्स होती हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। फॉर्मली हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि वाइंडिंग अप क्या चीज है। वाइंडिंग अप है कि द प्रोसीडिंग्स, यानी वो कार्रवाई, वो काम जिसके जरिए से या जिन कामों को सरअंजाम पाने के बाद कंपनी जब डिसॉल्व होती है, द लाइफ ऑफ अ कंपनी इज पुट टू एन एंड, दिस इज द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। यानी कुछ खास प्रोसीडिंग्स, कुछ खास कार्रवाई के बाद कंपनी डिसॉल्व होती है। कंपनी एट वंस कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती। द कंपनी विल हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसीडिंग्स। Thus, the winding up is the process of putting an end to the life of the company. And during this winding up process, अब जब वाइंडिंग अप कंपनी कर रही है,
इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कंपनी के जितने असासाजात हैं, द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर डिस्पोज्ड ऑफ, कंपनी के असासाजात को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। द डेट्स ऑफ द कंपनी आर पेड ऑफ, कंपनी के कर्जाजात को अदा किया जाएगा। अब कहां से, आउट ऑफ द रियलाइज्ड एसेट्स और फ्रॉम द कंट्रीब्यूटरीज, एंड इफ एनी सरप्लस इज लेफ्ट, कुछ रह जाता है, देन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स in proportion to their shareholdings in the companies. सिंपल बात, कंपनी का खात्मा होना है, कंपनी को डिसॉल्व होना है, उससे पहले उसने अपने तमाम असासाजात बेचने हैं, उसने तमाम कर्जाजात अदा करने हैं। अगर कुछ सरप्लस में रह जाता है तो वो अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान में बांटना है इन अकॉर्डिंग टू देयर शेयर होल्डिंग्स इन दी कंपनी। द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, इसको हम लिक्विडेशन भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप बिगिंस आफ्टर द कोर्ट पासेस द ऑर्डर, यानी मैंने आपको अभी बताया कि कुछ खास प्रोसीडिंग होती है, एक कार्रवाई होती है, उन कार्रवाइयों के बाद कंपनी डिसॉल्व होती है। उस कार्रवाई में सबसे पहली बात यह है कोर्ट का ऑर्डर। द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप बिगिंस आफ्टर द कोर्ट पासेस द ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप, जब अदालत ये हुक्म दे कि जी कंपनी अब डिसॉल्व हो सकती है, तब डिसॉल्व होगी। या फिर और अ रेजोल्यूशन इज पास्ड फॉर वॉलंटरली वाइंडिंग अप, या एक करारदाद पास की जाएगी कि जी ये जो कंपनी है ये खुद से वॉलंटरली अपनी मर्जी से अपना खात्मा कर रही है। एंड द कंपनी इज डिसॉल्व आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वाइंडिंग अप proceedings, and on the dissolution the company ceases to exist, so the legal procedure by which the existence of an incorporated company is brought to an end is known as winding up। जो उसको लीगल प्रोसीडिंग जो होती है, जो डिसोल्यूशन के बाद ये सारे जो डिफरेंट डिसोल्यूशन के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोसीडिंग्स है, जो रिक्वायर्ड कंडीशंस है, रिक्वायरमेंट्स है, उनको फुलफिल करने के बाद फाइनली कंपनी डिसॉल्व होती है। और ये जो कंपनी की डिसोल्यूशन है, दिस इज नोन एज द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अब जो वाइंडिंग अप का प्रोसेस होता है, इसके लिए लिक्विडेटर की जरूरत होती है, बिकॉज वाइंडिंग अप जब होती है उस वक्त कंपनी को अपने बहुत से काम निपटाने होते हैं, कर्जाजात अदा करने, मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, डिफरेंट किस्म के काम सर अंजाम देने, कोई काम किसी के जिम्मे लगाने। ऑल दीज टास्क आर टू बी परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन कॉल्ड लिक्विडेटर। कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट करती है ताकि वो इस लिक्विडेशन, ये वाइंडिंग अप के प्रोसेस को अंजाम दे सके। अब लिक्विडेटर को एक खास लमसम अमाउंट या कोई भी रिम्यूनरेशन, उसको एवज, उसको उजरत दी जाती है अपने इस काम के लिए। एंड एक्चुअली द लिक्विडेटर इज द पर्सन हु कैरीज आउट द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सो कौन कंपनी की वाइंडिंग अप का प्रोसेस करता है? द लिक्विडेटर। एंड जो वाइंडिंग अप है कंपनी का, जो तहलील हो रही है, वो अगर अदालत के जरिए हो रही है तो फिर जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है उसको कहा जाता है द ऑफिशियल लिक्विडेटर। समझ में आई आपकी बात? मैंने आपको ये बताया कि वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी की तहलील, कंपनी का खात्मा, कंपनी की लिक्विडेशन। सो इस खात्मे के लिए कंपनी को मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है, बहुत सी प्रोसीडिंग्स उसको सरंजाम देनी पड़ती है। उन प्रोसीडिंग्स को, उन कामों को सरंजाम देने के लिए कंपनी एक लिक्विडेटर अपॉइंट करती है। वो लिक्विडेटर ये तमाम काम करता है, कंपनी के कर्जाजात को अदा करना, कंपनी के एसेट्स को बेचना, डिस्ट्रीब्यूटरीज की लिस्ट बनाना, ये सारा काम लिक्विडेटर करता है। अगर कंपनी खुद ही उसकी वॉलंटरली वाइंडिंग अप हो रही है तो फिर वो एक सिंपल लिक्विडेटर होता है। बट इफ
the company is going to be wind up through the court, then the liquidator appointed is called the official liquidator. अब क्या ड्यूटीज हैं, क्या काम अंजाम देता है लिक्विडेटर? The duties of liquidator include to get in and realize the property of the company, to pay its debts, companies के कर्जे, to distribute the surplus among the members. The official liquidator acts under the supervision of the court through a recognized reporting system. There is a system, उस सिस्टम के तहत ये लिक्विडेटर अपने काम सरंजाम देता है. The powers, the इख्तियारात ऑफ लिक्विडेटर्स. लिक्विडेटर के पास अगर उसने ये तमाम काम करने हैं, उसने एक स्मूथ तरीके से कंपनी को डिसॉल्व करना है, तो ऑफ कोर्स द कंपनी विल हैव टू गिव सर्टेन पावर्स टू द लिक्विडेटर. उसके हाथ में इख्तियार होगा तो तभी वो एक स्मूथ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी करेगा, तभी वो तरीके से ये तमाम प्रोसीडिंग्स सरंजाम देगा. सो क्या वो पावर्स हैं, इख्तियारात हैं जो कि लिक्विडेटर के हाथ में है? द लिक्विडेटर he has the power to institute or defend any suit. वो कोई भी मुकदमा कर सकता है और किसी भी मुकदमे में वो कंपनी को डिफेंड भी कर सकता है. यानी एट द सेम टाइम वो लिक्विडेटर एज अ प्लेंटिफ भी काम करता है और एज अ डिफेंडेंट भी. कोर्ट केसेस में दो पार्टीज होती है, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट. प्लेंटिफ कौन होता है? वो बंदा जो मुकदमा दायर करता है, जो सूट फाइल करता है, उसको हम कहते हैं दी प्लेंटिफ. और जो उस केस के जवाब में खुद को डिफेंड करता है, उस प्लेंट उस मुकदमे में लगाए हुई बातों को वो डिनाई करता है कि ऐसा नहीं हुआ, वो होता है डिफेंडेंट. सो एक होता है प्लेंटिफ, एक डिफेंडेंट. लिक्विडेटर का को ये इख्तियार है कि वो एट द सेम टाइम किसी भी मुकदमे को कंपनी के बिहाफ पे इंस्टीट्यूट भी करा सकता है, किसी पे मुकदमा कर भी सकता है और किसी मुकदमे में वो एज ए डिफेंडेंट भी काम कर सकता है, यानी कंपनी को डिफेंड भी कर सकता है. सो ही कैन टेक एक्शंस, prosecutions or other legal proceedings, and these proceedings can be civil or criminal both. यानी किसी भी किस्म के जो केसेस होते हैं, चाहे वो सिविल नोयत का केस है या फिर क्रिमिनल नोयत का केस है, दोनों सूरतों में जो है लिक्विडेटर इज अलाउड टू डिफेंड द कंपनी एंड ही कैन इवन इंस्टीट्यूट द सूट. मुकदमा कर भी सकता है और उस मुकदमे में खुद को कंपनी को डिफेंड भी कर सकता है. द लिक्विडेटर has the power to carry on the business of the company so far as may be necessary for the benefit of the company. He is allowed, he has the power to pay to the creditors. कंपनी को ने जिनको से कर्जा लिया है, in the process of winding up, in those proceedings, the liquidator has the power to pay off the creditors, to make any compromise or arrangements with the creditors. अब वो कर्जा जो कंपनी ने लिया है क्रेडिटर से, अब क्रेडिटर के दरमियान कंपनी के बिहाफ पे लिक्विडेटर कोई भी बाहमी तफहीम अफहाम से मसला अरेंजमेंट कर सकता है, उनको कर्जा वापस कर सकता है, कोई भी आपस में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. यानी लिक्विडेटर के पास इख्तियारात होते हैं कि वो क्रेडिटर के साथ कोई भी बाहमी मशावरत से कोई भी अरेंजमेंट करे, कोई भी कॉम्प्रोमाइज करे. द लिक्विडेटर has the power to compromise all the calls and liabilities to calls, debts and liabilities capable of resulting in debts. The liquidator has the power to sell the movable and immovable property. यानी वो कंपनी की मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी है वो लिक्विडेटर उसको बेच सकता है.
अब उसको वो पब्लिक ऑक्शन भी कर सकता है और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए भी बेच सकता है, with the power to transfer to any person or to sell the same in parcels। यानी उसको इख्तियार है कि वो कंपनी की मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचना चाहे। कंपनी के while in the process of winding up proceeding, for that very purpose the liquidator is allowed to sell both immovable and movable property of the company. The liquidator, if he is in the process of winding of a company, so he is the person who has the power to do all acts and to execute all deeds, receipts and other documents in the name and on behalf of the company, and for that purpose to use the company's seal as well, जहाँ पर ज़रूरी हो। अब आप देख रहे हैं कि वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स के लिए मैंने आपको बताया कि कंपनी को वाइंड अप करना इतना आसान नहीं है, बहुत से मसले मसाइल से गुजरना पड़ता है। वो मसले मसाइल क्रेडिटर से रिलेटेड होते हैं, शेयर होल्डर से रिलेटेड हो सकते हैं, कंपनी के डेट्स होते हैं, कंपनी के एसेट्स होते हैं, बहुत से काम होते हैं जो कि लिक्विडेटर ने निपटाने होते हैं। सो ऐसे में लिक्विडेटर को कुछ पावर्स चाहिए। अब इन तमाम पावर्स के साथ साथ कंपनी के जो लिक्विडेटर होता है, he is allowed to use the company's seal as well। कंपनी की जो मोहर होती है लिक्विडेटर उसको भी इस्तेमाल कर सकता है on behalf of the company। The liquidator has the power to prove, rank and claim in the bankruptcy, insolvency or sequestration of any contributory for any balance against his estate and to receive dividend as a separate debt due from the bankrupt or insolvent in the bankruptcy। The liquidator is allowed to draw, to accept, to make and to endorse all types of bill of exchanges and promissory notes on behalf of the company। यानी कंपनी के जो promissory notes होते हैं, जो bill of exchanges होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंजेस और प्रॉमिसरी नोट्स मैं आपको बता चुकी हूँ ये क्या होता है। सो ये तमाम जो होते हैं, जो बिल ऑफ एक्सचेंजेस या कंपनी के जो प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, द लिक्विडेटर इज अलाउड टू एक्सेप्ट, टू मेक एंड टू इंडोर्स देम। ही हैज द पावर टू यूज देम ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। द लिक्विडेटर हैज द पावर टू रेज ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी एनी मनी। यानी वो कंपनी का पैसा कंपनी के वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स में वो उसको यूज कर सकता है। अब हमारे पास वी हैव डिस्कस्ड हु इज अ लिक्विडेटर। यू मस्ट नो कौन होता है लिक्विडेटर। आपको उसकी डेफिनेशन, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि लिक्विडेटर जो होता है वो कौन होता है। पहले आप मुझे वाइंडिंग अप का बताएंगे कि वाइंडिंग अप क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन। देन यू मस्ट नो अबाउट द लिक्विडेटर, हु इज अ लिक्विडेटर एंड व्हाट आर हिज पावर्स, उसके पास क्या इख्तियारात होते हैं। उसके बाद आपको मैं बताऊंगी डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, और जिसमें कि इम्पॉर्टेंट है as regards the companies itself, as regards the shareholders, as regards the creditors of the company, as regards the management of the company। तो सबसे पहले देखते हैं the important consequences of winding up of company are as regards the company itself। गौर कीजिएगा, winding up does not mean that the company has ceased to exist। The company exists, क्योंकि अभी तो वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू हुआ है, अभी तो कंपनी एग्जिस्ट करती है एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी
with all the rights of such entity. उसके इख्तियारात भी वही हैं. The only change is that the management and administration is to be carried out through the liquidator. क्योंकि वाइंडिंग अप का प्रोसेस चल रहा है, कंपनी अभी एग्जिस्ट करती है. सिर्फ फर्क ये पड़ा है कि द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इज टू बी कैरीड आउट थ्रू द लिक्विडेटर. अब कब तक? टिल फाइनली द कंपनी इज डिसॉल्व्ड. सो वाइंडिंग अप हो रही है, इसका मतलब कंपनी अभी खत्म नहीं हुई, कंपनी मौजूद है, लिक्विडेटर के थ्रू काम हो रहा है. देन एज रिगार्ड्स द शेयर होल्डर्स, a new statutory liability as contributories comes into existence. Every transfer of shares or alteration in the status of a shareholders after the winding up has commenced by the order of the court, so that shall, unless approved by the liquidator, shall be considered as void. यानी जब वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, उसके बाद यानी कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप, कंपनी तहलील के मराहिल में है, उस वक्त अगर कोई भी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हैं या कोई रद्दोबदल हो रही है स्टेटस ऑफ शेयर होल्डर्स में, तो उसके लिए वो इतनी आसानी से नहीं होगी. वो कब होगी? वो जब उसको लिक्विडेटर अप्रूव करेगा तो होगी. अगर लिक्विडेटर ने शेयर होल्डर के स्टेटस को का चेंज या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को शेयर होल्डर ने अप्रूव नहीं किया, तो देन such transfer of shares या alteration in the status of shareholder shall be considered void. यानी वो बिल्कुल कलादम करार दी जाएगी, उस पर कोई भी अमल दरामद नहीं होगी, क्योंकि लिक्विडेटर इज द पर्सन ऑथराइज नाउ और कंपनी की वाइंडिंग अप का प्रोसेस चल रहा है. अब अगर मेंबर की ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या अल्टरेशन इन द स्टेटस होना है तो लिक्विडेटर की अप्रूवल से होना है. लिक्विडेटर ने अप्रूव नहीं किया, देन इट शैल बी कंसिडर्ड एज वॉइड. एज रिगार्ड्स द क्रेडिटर्स, द क्रेडिटर्स कैन नॉट फाइल और कंटिन्यू सूट्स अगेंस्ट द कंपनी एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट. जब तक कोर्ट इजाजत ना दे ये जो क्रेडिटर्स हैं वो कभी भी फाइल नहीं कर सकते कोई मुकदमा अगेंस्ट द कंपनी. दे कैन नॉट प्रोसीड विद द एग्जीक्यूशन इफ दे हैव ऑब्टेन्ड डिक्रीज ऑलरेडी. अगर ऑलरेडी कोर्ट ने इनके लिए एक डिक्री कर दी है तो फिर दे कैन नॉट प्रोसीड विद द एग्जीक्यूशन. दे मस्ट लॉज देयर क्लेम एंड प्रूव देयर डेट बिफोर द लिक्विडेटर. जो क्रेडिटर्स होने हैं जिनसे कंपनी ने कर्जा लिया है, दे विल डेफिनेटली प्रूव देयर डेट. इन्होंने अपना कर्जा साबित करना होगा कि जी हाँ ये इतना कर्जा हमसे कंपनी ने लिया है. सो द क्रेडिटर विल हैव टू प्रूव देयर डेट बिफोर द लिक्विडेटर. एज रिगार्ड्स द मैनेजमेंट ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ द लिक्विडेटर, जब लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए, तो तमाम इख्तियारात जो डायरेक्टर्स के होते हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव के होते हैं या बाकी अफसरान के जो इख्तियारात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. सिर्फ और सिर्फ उनका ये इख्तियार रह जाता है टू गिव द नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन टू वाइंड अप and appointment of liquidator and filing of consent of liquidator. उसके बाद उसके तमाम इख्तियारात ख़त्म हो जाते हैं. कब? On the appointment of liquidator, the powers of directors, chief executive and other employees, officers, that shall cease except for the purpose of giving notice of resolution to wind up and appointment of liquidator and filing of consent of the liquidator. As regards the disposition of company's property, अब यहाँ पे क्या होगा, कंपनी की प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए
जितनी भी डिस्पोजिशन करनी है, जितना भी कंपनी की प्रॉपर्टी को आपने बेचना है, वो आप तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि आपको लिक्विडेटर या जो कोर्ट है वो उसको अप्रूव ना कर दे. सो ऑल सच disposition of company's property shall become void unless with the leave of the court or the liquidator. So हमने different consequences पढ़े of winding up, यानी मुख्तलिफ हालात और वाक़यात regarding the winding up of a company, जिसमें हमने देखा as regard the company itself, as regards the shareholders, यानी जब कंपनी खुद करती है तो उस वक्त क्या होता है कि जी हम ये नहीं कहते कि वाइंडिंग अप के साथ कंपनी वाइंडिंग अप का प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाता है तो कंपनी एग्जिस्ट करती है, सिर्फ लिक्विडेटर के पास इख्तियारात चले जाते हैं. कंपनी बाकी अपनी वो उसी तरह बॉडी कॉरपोरेट होती है, लीगल एंटिटी होती है उसकी. उसके बाद मैंने आपको बताया एज रिगार्ड्स द शेयर होल्डर्स. सो जब कंपनी की वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू हो जाए तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या मेंबर्स और शेयर होल्डर्स के स्टेटस के चेंज के लिए जो वंस द वाइंडिंग अप प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड, सो दैट शैल नॉट बी इजीली डन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स from one member to the other or the status of change of the members, that shall only be done if the approved by the liquidator, otherwise it shall be considered as void. As regards the creditor जो है उनको उन पे लाजिम है कि वो अपना कर्जा साबित करें. जाहिर है उनके पास प्रूफ होता है, they will easily prove the debt before the liquidator. And as regards the management, जब लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाए तमाम इख्तियारात डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव के सीज हो जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन टू वाइंड अप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड फाइलिंग ऑफ कंसेंट ऑफ लिक्विडेटर. और कंपनी के जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज ऑफ करना भी वॉइड होगा जब तक कि लिक्विडेटर या कोर्ट उसकी इजाज़त ना दे. Our next topic is about the winding up of companies, different modes of winding up. कंपनी की तहलील किन किन तरीकों से हो सकती है. मैंने आपको शुरू में बताया कंपनी की तहलील या तो कंपनी खुद करती है, जब मुकर्ररा वक्त पूरा हो जाए कंपनी डिसॉल्व होती है, वाइंड अप होती है, करती है, अपना काम ख़त्म करती है. या फिर द वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, यानी वॉलंटरीली वाइंडिंग अप भी होती है, कोर्ट की तरफ से भी कंपनी को कहा जाता है कि जी बस वाइंड अप करो. अब कंपनी खुद बाज़ औक़ात अपनी मर्जी से मुकर्ररा टाइम से पहले भी वाइंडिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट करती है. ये कौन से हालात होते हैं? व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द कंपनी फाइल पटिशन फॉर वाइंडिंग अप, या किन हालात में कोर्ट ऑर्डर करती है कंपनी को कि वो वाइंड अप करे. एंड एक और मोड ऑफ वाइंडिंग अप है सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, इसमें भी वाइंडिंग अप हो सकती है. सो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी की तहलील, कंपनी की डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट बजरिए अदालत. एक्चुअली दफा 305 सेक्शन 305 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, इस दफा इस सेक्शन के जो प्रोविजंस हैं वो हमें बताते हैं डिफरेंट हालात और वाक़यात, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ कंपनी कैन बी वूंड अप बाय द कोर्ट ऑन द पटिशन सबमिटेड टू द कोर्ट. कंपनी के पास पटिशन सबमिट की जाती है. पटिशन इज अ रिटन एप्लीकेशन, अ सॉर्ट ऑफ रिटन एप्लीकेशन जो अदालत में हम दाखिल करते हैं. सो जो कंपनी है वो उसकी पटिशन दाखिल होती है कोर्ट में और फिर कंपनी की वाइंडिंग अप होती है. सो इफ अ कंपनी हैज बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन resolved
दैट द कंपनी बी वूंड अप बाय द कोर्ट, तो उस सूरत में कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से उसको कहा जाता है, करारदाद पास होती है कि द कंपनी विल हैव टू बी रिजॉल्व वाइंड अप थ्रू द कोर्ट। So section 3 of 5 of the company's ordinance, it envisages the circumstances under which a company may be wound up by the court on petition submitted to it. अब ये कब होता है? If the company has by a special resolution resolved that the company be wound up by the court. If default is made in delivering the statutory report to the registrar or in holding of statutory meeting or any 2 consecutive annual general meeting, यानी कोर्ट कब कंपनी को कहती है कि जी आप वाइंड अप करें, अपना काम खत्म करें? ये तब कहती है, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस है अंडर सेक्शन 305, जिसमें एक सर्कमस्टांस ये है कि जी अगर कंपनी ने स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं कॉल की। आपको याद होगा पिछले कुछ लेक्चर्स पहले आई हैव टोल्ड यू अबाउट डिफरेंट मीटिंग्स, the statutory meeting in which a statutory report is also included, the AGM, company's annual general meeting, the company's extraordinary general meeting, EGM, ये मीटिंग्स हमने डिस्कस की थी और मैंने बताया था कि ये कंपनी की के और बिजनेस में कंपनी की उसमें बहुत अहम किरदार, एक कंपनी के लिए जो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं वो ये मीटिंग्स होती हैं और ये एक प्लान मीटिंग्स होती हैं कि कितने अरसे बाद स्टैट्यूटरी होगी, कितने अरसे बाद एजीएम होगी और किन हालात में ईजीएम कॉल होती है। सो अगर किसी कंपनी ने स्टैट्यूटरी मीटिंग भी नहीं कॉल की और ये भी कंपनी के बिहाफ पे एक डिफॉल्ट है कि द कंपनी हैज़ नॉट डिलीवर्ड द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एंड हैज़ नॉट कॉल्ड द स्टैट्यूटरी मीटिंग, और फिर दो कंसेक्यूटिव एनुअल जनरल मीटिंग भी नहीं की, सो ये जाहिर है कंपनी के पार्ट पे एक नेग्लिजेंस है, गैर जिम्मेदारी है। सो अगर कंपनी मुसलसल ये गैर जिम्मेदारी का वो करती है, मुसलसल ये गैर जिम्मेदारी का इजहार करती है और तो उससे साबित होता है कि कंपनी is not competent enough to run its business, and definitely under section 205 this is the circumstance and the court may order the company to wind up. एक और सूरत जो है जिसमें कंपनी को कोर्ट कह सकती है कि जी आप वाइंडिंग अप करें, आप तहलील करें, हम डिस्कस करें वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय द कोर्ट, यानी किन हालात में कंपनी को कोर्ट कह सकती है कि जी अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, वाइंड अप करो, किन हालात में। अब एक और सूरत है वो ये है कि इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिड्यूस्ड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी बिलो 2, यानी आपको याद होगा मैंने आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर्स बताई थी कि अगर एक पब्लिक कंपनी है तो उसके लिए कम से कम कितने मेंबर्स का होना मैंडेटरी है, एक प्राइवेट कंपनी है तो उसके लिए कम से कम कितने मेंबर्स की तादाद ज़रूरी है। सो यहाँ पर अगर वो मिनिमम तादाद से आपकी तादाद कम होती है, सो ये भी कंपनी के पार्ट पे एक डिफॉल्ट है और इस केस में भी वो का कोर्ट वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकती है। यानी इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिड्यूस्ड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी बिलो 2 और बिलो 3 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड बिलो 7 इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। सो जब ऑर्डिनेंस के बताए हुए जो तादाद है उससे कंपनी के मेंबर्स कम हो जाए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे भी कम हो गए, सो डेफिनेटली द कोर्ट will order the company to wind up. If the company is unable to pay its debts, कंपनी अपने कर्जाजात अदा करने में नाकाम रही है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कंपनी को कि वो वाइंड अप करें। उसके साथ साथ
if the company is conceived or brought forth or has been carrying on unlawful activities, yani if the company is involved, the company is carrying on some unlawful or fraudulent activities, और जब कोर्ट को पता चलता है उन अनलॉफुल उन गैर कानूनी एक्टिविटीज का, तो डेफिनेटली वो कंपनी को वाइंडिंग अप का ऑर्डर देगी. कैरिंग ऑन बिजनेस नॉट ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम. कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इस बिजनेस की ऑथराइज नहीं थी ये कंपनी जो कि ये चला रही है, तो डेफिनेटली अगर उससे मेमोरेंडम से कंट्राडिक्शन आए, so the court will definitely order for the winding up of the company. If the company is conducting its businesses in a manner oppressive to any of its members or persons concerned with the formation or promotion of the company or the minority shareholders, यानी इस किस्म के जब हालात आ जाए, इस किस्म की सूरत हाल आ जाए, the company is conducting business in oppressive manner, so उस सूरत में भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि जी कंपनी वाइंड अप करे. If the company is running and managed by those persons who fail to maintain proper and true accounts, or they may commit fraud, misfeasance, small feasance, यानी कोई breach of trust आ जाए in relation of the company, तो भी कंपनी कह सकती है कि जी आप वाइंड अप करें. कोर्ट कह सकती है कि जी आप वाइंड अप करें. याद रहे हम डिस्कस कर रहे हैं मुख्तलिफ सूरत हाल, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस अंडर विच द कोर्ट कैन ऑर्डर द कंपनी फॉर द वाइंडिंग अप. कोर्ट कंपनी को ये कह सकती है डिफरेंट सूरतों में कि जी वो अपनी तहलील करे, खात्मा करे. और कुछ सूरतें हैं उसमें यह है कि इफ द कंपनी इज मैनेज्ड बाय पर्संस who refuse to act according to the requirements of the memorandum or articles or the provisions of this ordinance, यानी वो इनकार कर दे खुला खुला कि जी हम कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को फॉलो नहीं करते, हम कंपनी के मेमोरेंडम को फॉलो नहीं करते, हम कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फॉलो नहीं करते, या हम उसके मुताबिकत से काम नहीं करेंगे. सो डेफिनेटली द कोर्ट विल ऑर्डर सच कंपनी टू वाइंड अप. जाहिर है the company is bound to act in accordance with the provisions of the Companies Ordinance 1984, to act in accordance with the Memorandum of Association and Articles of Association. And if any such company is refusing to act in accordance, so naturally the court will order such company to wind up its business. Winding up of the company by the court. If the court is of the opinion that it is just and equitable that the company should be wound up, कोर्ट कहती है कि जी मेरे ख्याल में इस कंपनी की वाइंडिंग अप ही इसका आखिरी हल है, या ये बहुत ज़रूरी है, या इसकी वाइंडिंग अप जो है दैट इज़ इक्विटेबल एंड जस्ट, वो इंसाफ पर मबनी यही है कि जी ये कंपनी वाइंड अप कर ले, तो तब कंपनी को वाइंड अप करना होगा. और कंप्लीट डेडलॉक इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, फेलियर ऑफ कंपनीज मेन ऑब्जेक्ट, कंपनी जिस मकसद के लिए बनी है कंपनी में वो मकसद नहीं हो रहा, वो बिजनेस नहीं हो रहा जिस बिजनेस का कहा गया है, सो डेफिनेटली उसकी वाइंडिंग अप होनी चाहिए बजरिए कोर्ट. एग्रेसिव और ऑप्रेसिव पॉलिसी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, जाहिर है शेयर होल्डर्स या जो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनको बहुत पोलाइटली, उनको बहुत पेशेंस से चाहिए होती है उनकी, लेकिन इफ दे आर एग्रेसिव और ऑप्रेसिव है, सो पॉलिसी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, देन नेचुरली द कोर्ट विल आस्क द कंपनी टू वाइंड अप. इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी फॉर फ्रॉडुलेंट और इलीगल पर्पस, कंपनी
कि का इंदराज ही गैर कानूनी पर्पस के लिए, मकसद के लिए हुआ था। तो उसके बाद जब पता चला, द कोर्ट कैन ऑर्डर द कंपनी टू वाइंड अप एंड फॉर एनी पब्लिक इंटरेस्ट, अवाम अन्नास पब्लिक इंटरेस्ट में भी कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि जी कंपनी को की वाइंडिंग अप हो। एंड इफ द कंपनी सीजेस टू हैव अ मेंबर, और कंपनी का कोई मेंबर ही ना रहे तो भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि जी कंपनी डिसॉल्व हो जाए। सो मैंने अब आपको बताया मुख्तलिफ सूरतें जिनमें कोर्ट कंपनी को ये डायरेक्शन देती है कि वो वाइंड अप करे। अगर आप गौर से इसको देखेंगे तो मैंने आपको डिफरेंट सर्कमस्टांसेस बताई हैं जिसके अंदर कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि वो कंपनी को ऑर्डर करे कि जी वो वाइंड अप करे। सो प्लीज गो थ्रू ऑल दीज circumstances under section 305 of the Companies Ordinance 1984। अब हम देखते हैं क्या तरीक़ाकार होगा। What will be the procedure of the for winding up of the company and the filing of petition before the High Court? किस तरीके से अदालत के सामने एप्लीकेशन रखी जाएगी, पटिशन दायर की जाएगी फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले क्या करना होगा? टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन बाय 3/4 majority of members of the company that the company be wound up by the court in case if the company itself intend to file a petition and to file the special resolution on form 26 with the registrar, to prepare a list of the assets to ascertain that the company is unable to pay its debt, to prepare a list of the creditors. In case of defaults in payments, the creditor to make a decision for the filing of the winding up petition. SECP, रजिस्ट्रार या कोई भी बंदा जिसको कमीशन इस बात का इख्तियार देता है कि जी वो पटिशन यानी एप्लीकेशन दायर करे कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए। सो कोई भी ऐसा बंदा जिसको या कोई भी रजिस्ट्रार या कमीशन जो कि पटिशन दायर करता है फॉर दी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, उसके लिए ये लाजमी है कि वो पहले एक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कराए। क्या इन्वेस्टिगेशन कराए? इन्वेस्टिगेशन ये कराए कि जी सिंपल बगैर वजह बताए तो आप कंपनी को ये नहीं कह सकते कि जी वो वाइंड अप करे। डेफिनेटली आपने you will have to inquire, you will have to investigate the affairs of the company कि क्या वाकई the company is formed fraudulently, there is some the company is formed for some unlawful purpose, the business carrying on by the company is unlawful, the company is not acting in accordance with the memorandum of association and articles of association, या वाकई the company is guilty of misfeasance or some misconduct towards the company। अगर ये तमाम बातें साबित हो जाती है तो उसके बाद SECP रजिस्ट्रार या कोई भी बंदा जिसको ये इख्तियार होता है कि वो कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए पटिशन दायर करे अदालत में, तब वो बंदा या SECP या रजिस्ट्रार पटिशन यानी एप्लीकेशन अदालत में दायर कर सकता है फॉर द वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी। बट फर्स्ट द इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी डन। पहले पता कराओ कि वाकई जो ग्राउंड आप बता रहे हैं फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी वो वाकई एक वैलिड ग्राउंड है, एक ऐसा ग्राउंड है, एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप कंपनी को ये कह सकते हैं कि जी कंपनी अपना वाइंड अप करे। एंड उसके बाद कंपनी हम डिस्कस करें प्रोसीजर, तरीकाकार फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी एंड फाइलिंग ऑफ पिटीशन बिफोर द हाई कोर्ट। अब ये चीज साबित हो गई कि वाकई जी कंपनी में कुछ गलत हो रहा है जिसकी वजह से कंपनी को ये कहा जा सकता है कि जी वो वाइंड अप करे। उसके बाद क्या करना है? प्रोसीजर ये है कि आप अरेंज करो कुछ लॉयर्स, एडवोकेट्स
फॉर द प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ द पटिशन। जाहिर है अदालत में हम पटिशन खुद तो जाके फाइल नहीं कर सकते, हमें किसी वकील की जरूरत होती है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू एंगेज एडवोकेट्स फॉर द प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ द पटिशन। अपना कौन कॉम्पिटेंट है, कौन अहल है कि जी वो टू फाइल पटिशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इन द कोर्ट, जो कि अदालत में पटिशन जाके जिसके कहने पे अदालत में पटिशन की जा सकती है, फाइल हो सकती है। अब वो कौन से बंदे हो सकते हैं? द कंपनी में itself by passing a special resolution। क्रेडिटर और क्रेडिटर्स, कंपनी खुद भी ये कह सकती है कि जी हमारी वाइंडिंग अप कराओ बजरिए अदालत, थ्रू कोर्ट, तो उसके लिए वो पटिशन दाखिल करेगी, पटिशन जमा कराएगी कि जी हमारी कंपनी खुद कह रही है कि जी बजरिए अदालत हमारी वाइंडिंग अप हो, खुद चाहती है तो फिर बजरिए अदालत हो सकती है। क्रेडिटर और क्रेडिटर्स, कर्ज ख्वाह जो है जिनसे कंपनी ने भारी उस पर कर्जा लिया है, वो लोग भी पटिशन फाइल कर सकते हैं फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। एनी कॉन्ट्रीब्यूटरी और कॉन्ट्रीब्यूटरीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द SECP। कमीशन खुद भी पटिशन दायर कर सकता है फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, या अपने बिहाफ पे वो किसी को ये इख्तियार दे सकता है कि जी आप पटिशन दायर करें फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। सो मैंने आपसे ये पूछा कि कौन कॉम्पिटेंट है, किसके पास ये इख्तियार है कि वो कंपनी की तहलील के लिए, कंपनी के खात्मे के लिए जो पहला स्टेप है यानी अदालत में पटिशन दायर करना, उसके लिए वो अदालत में पटिशन दायर कर सकता है कि जी इस कंपनी की वाइंडिंग अप हो बजरिए कोर्ट। तो कंपनी खुद भी कह सकती है, क्रेडिटर्स भी कह सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरीज भी कह सकते हैं, रजिस्ट्रार भी कह सकते हैं, SECP भी ये पटिशन फाइल कर सकता है। Now what is there is actually a checklist filing of petition before the High Court। सबसे पहले आप देखें कि have you gone through the general heading provided under rules, which rules? Rule 4 of the rules। क्या petition is prepared, drafted in accordance with the rules? जो आपने petition बनाई है, जो application बनाई है for the winding up of a company, क्या वो असूलों के और कवायद ज़वाबित के मुताबिक है? किन असूलों के मुताबिक? Rule 75 of the rules। क्या ये उसके मुताबिक है? उसके बाद आपने अगर petition दायर करानी है, पीछे मैंने आपको एक लिस्ट बताई, उनमें से जिसने भी पटिशन दायर करानी है फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, वो इस चेकलिस्ट पे गौर करेगा। फिर उसने देखना है हैव द पटिशन द रिटन स्टेटमेंट्स या एफिडेविट्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स आर बीइंग प्रेजेंटेड टू द कोर्ट इज फेयरली एंड लेजिबली रिटन, साइक्लोस्टाइल्ड एंड इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मेट डिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स। अब क्या ये साइक्लोस्टाइल्ड है, क्या ये जी इन अकॉर्डेंस विद दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है या नहीं है, ये कहाँ पर है? ये है रूल 5 ऑफ द रूल्स। आप जाएं इन रूल्स में चेक करें तो फिर आपको पता चलेगा जो आप पटिशन दायर कर रहे हैं फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, क्या ये उस तरीके से बनी हुई इन रूल्स के मुताबिक बनी है या नहीं। हैव द लैंग्वेज of the documents stated at column 3 are in the language of the court? Check rule 6 of the rules। So this is the checklist for the filing of petition before the high court। हाई कोर्ट में जाए आप दरख्वास्त दे रहे हैं कंपनी के खात्मे के लिए, तो उस दरख्वास्त को पहले पर को इस चेकलिस्ट के ऊपर क्या ये रूल्स के मुताबिक है या नहीं है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच होंगे, इस पटिशन के साथ आपने और क्या लगाना है। अदालत में आप पटिशन दायर करा रहे हो कि जी कंपनी का खात्मा हो, कंपनी की वाइंडिंग अप हो, उसके साथ आपने क्या अटैच करना है। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स टू बी अनेक्स्ड विद द पटिशन। सबसे पहले पटिशन फॉर वाइंडिंग अप टू बी फाइल्ड ऑन अ फॉर्म
and that form is prescribed under the Rule 75, read with the company's rule on Form 24. Ab Form 24, this is a general form. Form 25, Rule 4 of the rules, petition by the creditor, Form 26. आप सिंपल याद रखें कि जी कंपनी ने पटिशन जमा करानी है, दायर करनी है फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, या किसी ने भी जो एलिजिबल है उन्होंने कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए पटिशन जमा करानी है, तो वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म पे पटिशन होती है। प्रिस्क्राइब फॉर्म्स पे ये एप्लीकेशन दायर होती है। उसके बाद आप उसके साथ लगाएंगी एफिडेविट। एफिडेविट किस चीज का? वेरीफाइंग दैट द पटिशन ऑन फॉर्म 1 रूल 16 रेड विद रूल 4 ऑफ द रूल्स, कि हाँ जी ये इन रूल्स के मुताबिक है ये पटिशन, उसके लिए भी एक एफिडेविट जमा कराएंगे, एफिडेविट साथ लगाएंगे। फिर उसके बाद आप लगाएंगे कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इन केस if the company itself intend to section 172 of the file petition ordinance. Copies of the agreement and other documents on the basis of which creditors intend to file a winding up petition will be annexed with the petition. All other supporting documents on the basis of which the petition rely as an evidence. यानी इस petition के लिए कि आप कंपनी को वाइंडिंग अप चाह रहे हो, कंपनी का खात्मा चाह रहे हो, कंपनी की तहलील चाह रहे हो, आप अदालत में एक petition फाइल कर रहे हो, एक एप्लीकेशन दायर कर रहे हो, अब उसके साथ साथ आपको सबूत के तौर पर और जिस भी सबूत की, जिस भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो भी साथ में आप लगाओ, अनेक्स करो। सो आपने जो दरखास्त अदालत में देनी है कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए, उसके साथ आपने क्या अटैच करना है ये मैंने आपको बताया। अब वॉलंटरली वाइंडिंग अप ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी, खुद से जब मेंबर्स अपनी कंपनी का खात्मा करते हैं, अ कंपनी वाइंड अप ऑन एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड फिक्स्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू इट्स आर्टिकल्स में लिखा था कि ये कंपनी इस तारीख से इस तारीख तक अपना काम करेगी। जाहिर है जब वो पीरियड खत्म हो जाएगा कंपनी को वाइंड अप करनी पड़ेगी। या फिर ये तो हो गई कि जी ड्यूरेशन पूरी हो गई, या फिर ड्यूरेशन पूरी नहीं हुई, ऑन अकरेंस ऑफ द सम इवेंट्स लीडिंग टू द डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, कुछ ऐसा वाकयात हो जाए जो कंपनी को डिसोल्यूशन की तरफ ले जाए। यानी वॉलंटरली वाइंडिंग अप एक तो ये होती है कि कंपनी ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली, दूसरी ये होती है कि जी कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा something happens which leads company to the dissolution, to the process of winding up. So उस सूरत में भी वॉलंटरली वाइंडिंग अप होती है। अब उसमें क्या होता है, दी कंपनी विल डेफिनेटली हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग फॉर इट्स वाइंडिंग अप, और उसके बाद वाइंडिंग अप होती है विद इन 5 weeks ऑफ फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। कंपनी ने डिक्लेयर करना है कि कंपनी सॉल्वेंट है, इनसॉल्वेंट नहीं है, फिर वो कहेगी जी इसके बावजूद भी कंपनी इज गोइंग टू वाइंड अप इट्स प्रोसीडिंग्स, इट्स बिजनेस। फिर उसके बाद ऑन पासिंग ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन दैट द कंपनी बी वुंड अप वॉलंटरली, अपनी मर्जी से कंपनी अपना वाइंडिंग अप कर रही है। A voluntarily winding up is deemed to commence at the time of passing of the resolution for voluntarily winding up. कब शुरू होती है वाइंडिंग अप का ये प्रोसेस? जब रेजोल्यूशन पास हो गई कि जी ये तमाम लोग कंपनी के मेंबर्स हैं, ये वाकई ये चाहते हैं कि जी कंपनी की तहलील हो जाए, कंपनी की वाइंडिंग अप हो जाए। जब इन तमाम लोगों ने करारदाद पास करा ली, अब उसके बाद कंपनी की वाइंडिंग अप हो सकती है और वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। द कंपनी सीजेस टू कैरी आउट बिजनेस जस्ट ऑन कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप।
However, it can carry on its activities and business for beneficial work winding up of the company. अब the company जब वो कह दे कि जी मैंने वाइंडिंग अप करनी है, तो उस वक्त कोशिश कंपनी ये करे कि the company must seize, the company should try to seize its business when on the commencement of winding up. वाइंडिंग अप शुरू हो गई, कंपनी को अपना बिजनेस खत्म कर देना चाहिए, unless and until that activities performed by the company or the business performed by the company is for beneficial winding up of the company. अब what are the steps for voluntarily winding up? जिस तरह मैंने आपको तरीका कार बताया कि जी अदालत के जरिए से जब कंपनी का खात्मा होता है तो क्या स्टेप्स हैं, क्या तरीका कार है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी बाय द कोर्ट. इसी तरह कुछ स्टेप्स हैं जिसके जरिए जो फॉलो करके कंपनी खुद अपनी मर्जी से खात्मा कराती है. मैंने आपको शुरू में बताए थे 2 मोड्स हैं कंपनी की वाइंडिंग अप के, थ्रू कोर्ट, बाय कोर्ट और वॉलंटरीली. वॉलंटरीली कैसे होती है, प्रोसीजर क्या है? Where it is proposed to wind up a company voluntarily, its directors make a declaration of solvency on Form 107 prescribed under Rule 269 of the rules and duly supported by an auditors. Report and make a decision in their meeting that the proposal to this effect may be submitted to the shareholders. यानी जब वो ये फैसला कर लेते हैं कि जी इन्होंने वाइंडिंग अप करनी है, अब उन्होंने ऑफ कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर्म पे ये बता देना है कि जी द कंपनी इज गोइंग टू वाइंड अप, और उसके बाद उन्होंने उसको ये जो अपना ये डिसीजन है दैट मस्ट बी दैट प्रपोजल फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी मस्ट ऑलवेज ऑल्सो बी सबमिटेड टू द शेयर होल्डर्स. द डायरेक्टर्स देन कॉल a general meeting of the members and in which they discuss about the winding up of the company. Next step is the company on the recommendation of directors decide that the company will wound up voluntarily and passes a special resolution in general meeting, and then the company finally appoints a liquidator for the process of winding up, and in that meeting they fix the remuneration of the liquidator as well. यानी जब करारदाद पास हो गई, जब बाहमी मशावरत हो गई और सब मेंबर्स इस बात पे मुत्तफिक है कि कंपनी की वाइंडिंग अप हो जाए, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है टू अपॉइंट द लिक्विडेटर. सो जब लिक्विडेटर को कंपनी ने अपॉइंट कर लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीज टू होल्ड देयर ऑफिस, उनका काम खत्म. अब उसके बाद क्या होता है, नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन shall be notified in official gazette within 10 days and also be published in the newspapers simultaneously. साथ साथ अखबारात में भी दे दो और ऑफिशियल गजट में भी उसको दे दो कि जी ये नोटिस है, रेजोल्यूशन जो पास हुआ था फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, एंड अ कॉपी ऑफ इट इज ऑल्सो टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार. Then notice of appointment or change of liquidator is also to be given to the registrar by the company along with the consent of the liquidator. कि हाँ जी वो कहता है कि I hereby agree to be the liquidator of this company. वो एक प्रॉपर अपना कंसेंट देता है, राजीनामा देता है कि जी वो इस कंपनी का लिक्विडेटर बनने के लिए राजी है. उसके बाद लिक्विडेटर ने क्या करना है, every liquidator within 14 days of his appointment publish in the official gazette and deliver to the registrar for registration a notice of his appointment under section 389 of the ordinance on form 110 prescribed under rule 271 of the rules. And if the liquidator feels that full claim of the creditors cannot be met, then he will call the meeting of the
creditor और वो creditor के सामने वो रख देगा, he will place before the creditor a statement of assets and liabilities. वो सारा कुछ क्रेडिटर्स के सामने रख देगा, क्योंकि अब लिक्विडेटर का काम शुरू है, कंपनी की वाइंडिंग अप हो रही है थ्रू अ लिक्विडेटर एंड वॉलंटरली वाइंडिंग अप है. अब लिक्विडेटर ने क्रेडिटर के सामने सारा कुछ रख दिया. A return of convening the creditors meeting together with the notice of the meeting shall be filed by the liquidator with the registrar within 10 days of the date of meeting. If the winding up continues beyond 1 year, यानी winding up का process साल तक चल रहा है, the liquidator should summon a general meeting at the end of each year कि भाई मैं इतने साल से ये इतने अरसे से इस काम में कंपनी की वाइंडिंग अप में लगा हुआ हूँ, नाउ आई नीड एक्सटेंशन ऑफ टाइम, मुझे और टाइम चाहिए. लेकिन ये नहीं कि लिक्विडेटर लगा रहे, टाइम गुजरता रहे और लिक्विडेटर इतना भी ना करे कि वो जी वो एक जनरल मीटिंग को कॉल करके उसमें फिर अदालत में ये एप्लीकेशन दे कि जी फॉर द एक्सटेंशन ऑफ टाइम, के टाइम में एक्सटेंड कर दे फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. स्टेप 9, a return of convening of each general meeting together with a copy of notice, accounts, statement and minutes of meeting should be filed with the registrar within 10 days of the date of meeting. यानी लिक्विडेटर ने ये तमाम जो अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें, नोटिसेस हैं, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है, ये उसने रजिस्ट्रार के पास 10 दिनों के अंदर अंदर जमा कराने होते हैं. As soon as the affairs of the company are fully wound up, the liquidator shall make a report and account of winding up and then call a final meeting of the members. Notice of convening of final meeting on form 111 and prescribed under rule 279 of the rules, before which the report accounts shall be placed. यानी जब लिक्विडेटर ये तमाम मराहल से गुजर जाएगा और फिर वो एक फाइनल मीटिंग बुलाएगा मेंबर्स की, उसमें वो उस फाइनल मीटिंग को notice of convening of final meeting shall be done on form 111 and prescribed rules 279 of the rules, and before which the report या accounts shall be placed. A notice of such meeting shall be published in the Gazette and newspapers at least 10 days before the meeting, date of the meeting, and within a week after the meeting the liquidator shall send to the registrar a copy of the report and accounts on form 112 prescribed under rule 279 of the rules. वो एक हफ्ते के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को लिक्विडेटर इस रिपोर्ट की कॉपी भेजेगा. Now documents required for voluntarily winding up by members. सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन ऑन फॉर्म 26. फॉर्म 26 एक स्पेसिमन है जिसपे स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वॉलंटरीली वाइंडिंग अप के लिए ज़रूरी होती है. मैंने आपको शुरू में भी ये बताया कि कंपनी ने वॉलंटरीली वाइंडिंग अप करनी है तो उसने रेजोल्यूशन पास करानी है. किस चीज़ पर? फॉर्म 26 पर. फिर कंपनी ने क्या करना है? डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देनी है. किस चीज़ के ऊपर? फॉर्म 107 के ऊपर. अब देख रहे हैं कि कंपनी जब खुद भी वाइंडिंग अप कर रही है तो उसके लिए भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं. अब वो बाकायदा देयर इज अ प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी एंड दैट प्रोसीजर इज टू बी अडॉप्टेड on prescribed forms. जिस तरह स्पेशल रेजोल्यूशन ऑन फॉर्म 26, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का जो वो है ऑन फॉर्म 107, एफिडेविट डायरेक्टर्स देंगे
किस चीज़ के बारे में कि जी दी वेरीफाई करेंगे कि जी जो ऑडिटर रिपोर्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स है, जो कुछ भी है ये इन तमाम चीज़ों की जो है एक एफिडेविट जमा कराया जाएगा। एफिडेविट बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी का एक एफिडेविट होगा वेरीफाइंग द अटैच्ड ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब उस एफिडेविट में हम किस चीज़ की वेरिफिकेशन देंगे? ऑडिटर रिपोर्ट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, बैलेंस शीट की, लायबिलिटीज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ लास्ट अकाउंट्स टिल द लेटेस्ट practicable date immediately before the making of declaration। यानी एक एफिडेविट होगा, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, स्पेशल रेजोल्यूशन और कंसेंट ऑफ लिक्विडेटर। A copy of notice of resolution passed for winding up the company voluntarily and published in the official gazette। Then a copy of notice for appointment of liquidator and published in the official gazette। A copy of the preliminary report prepared by the liquidator and final report and accounts of the company prepared by the liquidator presented in general meeting of shareholders after finalization of winding up, and the notice of final meeting। A return containing final report and accounts along with minutes of meeting to be filed with the concerned company registration office। So these were the documents required for voluntarily winding up by members। यानी जब कंपनी के मेंबर्स खुद ही अपना कंपनी को वाइंड अप करेंगे तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, उनकी एक पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है जो कि अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 दर्ज है, जिसमें मैंने आपको बताया अबाउट द स्पेशल रेजोल्यूशन, डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, एफिडेविट बाय द डायरेक्टर्स वेरीफाइंग डिफरेंट profit and loss account, verifying the auditor's report, etc. Then the copy of notice of resolution passed for winding up of the companies voluntarily। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया एक डॉक्यूमेंट जो चाहिए, नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, वो हमें चाहिए होगा। कॉपी ऑफ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो कि लिक्विडेटर ने बनाई होती है, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट शुरू की एक रिपोर्ट होती है, एंड फाइनल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, एंड देन नोटिस ऑफ फाइनल मीटिंग। सो ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स है जो कि कंपनी के मेंबर्स को चाहिए होते हैं फॉर वॉलंटरली वाइंडिंग अप बाय देम बाय द मेंबर्स। आज के लिए इतना काफ़ी है। सो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा अबाउट द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, कंपनी की तहलील। आपको मैं थोड़ा सा उसको दोहरा देती हूँ। हमने सबसे पहले देखा वाइंडिंग अप क्या है, कंपनी की का लिक्विडेटर कौन होता है, कब अपॉइंट किया जाता है, उसकी ड्यूटीज क्या हैं। देन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी दो तरह से वाइंडिंग अप करती है, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय द कोर्ट एंड वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी वॉलंटरली वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय द मेंबर्स। जब कंपनी के मेंबर्स अपना की जो वाइंडिंग अप है खुद करती है तो उसको हम कहते हैं वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी वॉलंटरली बाय द मेंबर्स। सो वाइंडिंग अप ऑफ द कोर्ट जब होती है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आई हैव क्लियरली टोल्ड यू। फिर वाइंडिंग अप, वॉलंटरली वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय द मेंबर्स, वो कैसे होती है, किन सूरतों में होती है, एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर वॉलंटरली वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय द मेंबर्स। सो ये वो टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी आपको दोहराए हैं, आपने इन्हीं को फोकस करना है, इनको समझना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।